Hey guys, hello everyone and welcome to the channel. So this particular video is going to be entirely in हिंदी. ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी में होने वाली है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ब्रिजेश के साथ जो बातें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ब्रिजेश इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट. वो मेरा एक स्टूडेंट है जिसने CSIR नेट 2020 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 81. इट वॉज हिज फोर्थ अटैम्प्ट, उसका चौथा अटैम्प्ट था और इस अटैम्प्ट में उसने ये एग्ज़ाम JRF क्वालिफाई किया है. इससे पहले के अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट में से एक अटैम्प्ट में उसका LS क्वालिफाई हुआ था, मीन्स नेट के लिए वो क्वालिफाइड था. बट हर बार उसके कुछ मार्क्स रह जाते थे JRF क्वालिफाई करने से, लाइक 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता था. तो उसने ऐसा क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी चेंजेस किया और उसने क्या अपनी प्रिपरेशन के तरीके में चेंजेस किए, कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको हेल्प की इस 10 to 12 मार्क्स के गैप को ओवरकम करने में, और क्या चेंजेस करने चाहिए. बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस ब्रिजेश ने दी हैं इस पर्टिकुलर लाइक कन्वर्सेशन में. एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइवली पर्सन जिससे मैं मिला हूँ और उसने इतनी अच्छी तरीके से एडवाइसेस दी हैं और सारी बातों को इतनी अच्छे से समझाया. आई होप कि जब आप सुनोगे तो आपको भी ये हेल्पफुल होगा. तो अगर आप भी हो जिसके मार्क्स कुछ लाइक 5 to 10 मार्क्स के गैप से हर बार CSIR JRF आप नहीं हो पा रहे हो, या 10 to 5 मार्क्स का गैप रह जा रहा है कट ऑफ से, तो हो सकता है ये जो एडवाइसेस जो ब्रिजेश ने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किया और जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता हो सकता है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो. राइट. सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी चीज़ें इससे सीखने को मिले उसे ज़रूर अपने प्रिपरेशन में अप्लाई कीजिएगा. तो नेक्स्ट क्लिप मेरी और ब्रिजेश के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट. ठीक है, तो ब्रिजेश, सबसे पहले तो ये बताओ कि पहला अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर एक्चुअली ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. फोर्थ अटेम्प्ट. प्रिपरेशन के क्योंकि बाद कौन सा अटेम्प्ट था और कैजुअल अटेम्प्ट कितने थे? प्रिपरेशन के बाद सर थर्ड अटेम्प्ट है. अच्छा. क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर MSc एक्चुअली मुझे पूरा क्लियर नहीं था नेट के बारे में कि नेट ही करना है. क्योंकि मेरा था कि MSc के बाद PGT की तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है. फिर अच्छा. उसके बाद टीचर्स ने सजेस्ट किया कि आपने तो MSc कर ली है तो एक बार नेट की तरफ भी उसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए. तो जब मैंने MSc पास आउट किया जून 2018 में, तो अच्छा. उसके बाद फिर मैं PGT के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था और फिर दिसंबर का मैं ऐसे ही दे आया था. उसमें मेरे मार्क्स थे 79 या 8 समथिंग थे. ये किस ईयर की बात है? कौन सा दिसंबर? दिसंबर 2018. 18. ओके, ठीक है. तो वो पहला नेट एग्जाम था जो तुमने दिया, दिसंबर 2018. हाँ, उसमें मेरे 78 मार्क्स थे. ओके. कुछ नहीं हुआ नेट JRF, कुछ भी नहीं? नहीं, नेट JRF कुछ नहीं हुआ था. फिर उसके उसके बाद? बाद मैंने वो वाला जो MSc का बाद का ईयर था वो तो मेरा ऐसे ही चला गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि PGT की प्रिपरेशन करेंगे, वैकेंसी आने वाली है उसमें लग जाएगा. उसमें नहीं हुआ. तो फिर मैंने कहा कि अभी एक ईयर का गैप हो गया है तो बीएड में नेक्स्ट ईयर 2019 में मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया. फिर अच्छा. मेरा 2019 में LS क्वालिफाई हुआ, ऑल इंडिया रैंक 40. ओके. जून 2019 जून वाले में. 2019 में. ओके, यानी दिसंबर के बाद जो अगला दिया तुमने उसमें नेट हो गया. रैंक तो 40 आई थी सर. रैंक 40 आई. फिर उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, साथ साथ में जो टाइम मेरा बचता था उसमें मैं नेट की प्रिपरेशन करता था. जैसे आपके वीडियोस देख लिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे, और अदर चैनल हैं जैसे सेठी सर के चैनल हैं उस पर देख लिए, या अनअकैडमी पे. क्योंकि मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले का सब्सक्रिप्शन लिया था. तो हाँ. उसमें फिर उसका नहीं लिया मैंने अनअकैडमी का, कि हाँ चलो पर्टिकुलर नेट के लिए ही लेते हैं. क्योंकि जो फ्री क्लासेस होती थी आप प्रोवाइड करा देते तो उसमें ही एनरोल हो जाता था, जैसे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए. तो फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की. देन फिर मैंने दिसंबर 2019 वाला दिया था, उसमें मेरे 82 मार्क्स थे. तो मैं देख रहा था कि मतलब मेरे सेम ही अराउंड 78, कभी 80, कभी 82 ही मार्क्स आ रहे थे. मतलब कट ऑफ मिस हो जा रही थी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स से. तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि इतना तो हो नहीं रहा, कर भी रहे हैं. लेकिन सही ये बात था है. कि हाँ बैकअप में तो बीएड चल रहा है और दूसरी प्रिपरेशन भी चल रही है, तो हाँ चलो अगर यहाँ नहीं होगा तो वहां हो जाएगा. इसलिए फिर मैंने आपसे फेसबुक पे टिप्स ली कि हाँ सर मेरा इतने मार्क्स से रह जाता है हर बार, तो मैं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. तो फिर आपने बताया कि आपका मतलब कंसेप्ट वगैरह तो है ही, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप ऐड कर लो, तो जो आपका जो 5 या 10 मार्क्स जो भी रह जाता है कट ऑफ, वो उसमें ऐड हो जाएंगे. कवर हो जाएगा. तो हाँ.
मैंने उसमें कुछ बढ़ाया, फिजिकल के कुछ पोर्शन बढ़ाया, कुछ इनऑर्गेनिक का बढ़ाया, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा ये है कि बस ज्यादा नहीं, पेरिसाइक्लिक करता हूँ ऑर्गेनिक में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी IR वगैरह, बस ज्यादा ना अच्छा। रिएजेंट होता है मेरे से, क्योंकि ऑर्गेनिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। और हम्म। मेरे जितने भी मार्क्स आते हैं मतलब, तो उसमें से 80% मार्क्स मेरे फिजिकल और एप्टीट्यूड पोर्शन के ऐड होके ही आते हैं। अच्छा। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मेरे ज्यादा मार्क्स आते नहीं। तो तो फिर इस ये जो बार मेरे अटेम्प्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन की, उससे एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा हो गया, राइट? वो एक एप्टीट्यूड पार्ट तुम्हारा अच्छा कर दिया उसने। हाँ सर। हाँ, फिर उसके बाद इस वाले एग्जाम में मेरे आए 97.5 मार्क्स। तो मेरा ओके, OBC का मतलब JRF का कट ऑफ क्लियर हो गया और क्लियर 82 हो गया। रैंक आई है। ओके। और इस ड्यूरिंग दैट दिस पीरियड मैंने उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था, तो उसमें मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वालिफाई हुआ था, बट उसमें हाँ। फिजिकल में मेरा हो नहीं पाया, हाइट 1 सेंटीमीटर ओके। से रह गई। अरे यार, 1 सेंटीमीटर, बताओ, लोग सोचते हैं 1 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है, बट तुम्हें उसकी वैल्यू पता हो गई, राइट? कि एक हाँ, सेंटीमीटर की भी कितनी वैल्यू है। क्योंकि मैं जब फिजिकल बरेली से दे के यहाँ नोएडा आ रहा था, तो मैं ट्रेन में यही सोच रहा था कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता। अब 20 एज है, तो अब हो तो सकता नहीं है। नहीं। तो लेकिन अगर उस टाइम हो जाता तो हाँ, वहाँ हो जाता, वहाँ चांसेस थे कुछ। बाकी अभी फिलहाल अब तो बीएड मैंने एनरोल कर लिया है, तो अब वो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं IIT दिल्ली या ISR में किसी में PhD ज्वाइन करूंगा जुलाई वगैरह सेशन में। ये कह रहा था मैं। ओके, क्या बात है। मतलब एक बंदा जो यूपी कांस्टेबल के लिए तुमने ट्राई किया जॉब के लिए, बट अब तुम्हारा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है, राइट? तो सही है। देखो, आईआईटी दिल्ली वगैरह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। और कौन सा आइजर सोच रहे हो? वही मोहाली नॉर्थ में ही सोच रहे हो, राइट? हाँ, मोहाली या भोपाल इधर, क्योंकि ये यूपी से पास पड़ेंगे, इधर हम्म। साउथ में तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा फैमिली वो से बात वो। सही है, बात सही है। तो ब्रिजेश, कहाँ से हो तुम? किस जगह से हो? और तुम्हारी एमएससी किस कॉलेज से है? मैं सर नोएडा से हूँ, नोएडा सेक्टर 63 से। और अच्छा। मैंने MSc की है मेरठ यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, SSP डिग्री कॉलेज हापुड़। अच्छा। ओके। मेरठ के पास में ही है डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो एमएससी रेगुलर थी कि ऐसा लाइक पार्ट टाइम एमएससी हाँ थी, सर। कैसा था? सर रेगुलर ही MSc थी, बट ये है कि यहाँ क्लासेस तो होते नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी वो का जो कैंपस है उसमें ही क्लासेस होती हैं। समझ तो रहा हूँ इसलिए मैं, उतना हाँ। मतलब जब मैंने MSc की थी तो मेरे उतने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे, फिजिकल केमिस्ट्री के भी उतने क्लियर नहीं थे। तो हम्म। इसलिए फिर मैंने सोचा था कि चलो 12th या 11th का कोचिंग करवाएंगे, तो उसका उसके कंसेप्ट हो जाएंगे, तो GIC वगैरह का जो एग्जाम होगा उसमें हो जाएगा। तो नेट के लिए था नहीं मेरा मन। फिर हम्म। मैंने वीडियोस देखी और किसी फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया, क्योंकि वो दिल्ली चले गए जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कैरियर एंडेवर वगैरह में कोचिंग करते थे वो। अच्छा, अच्छा। तो फिर बट मैंने कहा कि चलो मैं यूट्यूब से, क्योंकि उस टाइम पे अनअकैडमी ने भी नया नया स्टार्ट किया था हाँ, हाँ, हाँ। 2018 में। हम्म। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इससे पार्ट टाइम में अगर करना है, इसका नेट की प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, तो फिर सर की क्लास है और यहाँ से देख लेता हूँ, कुछ टॉपिक्स हम्म। यहाँ से करके देखते हैं। तो ऑनलाइन लेकिन कोई मेरा ये है ऑफलाइन कि कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग। ओके। लेकिन ये है कि हाँ, ये रह जाता है मन में कि अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो फिर उसे कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो इतना 3 या 4 टाइम्स का जो अटेम्प्ट देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ा। शुरू में ही मतलब उसके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और उसका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में JRF हो जाएगा। तो ये बात रहा सही कि है। अगर मतलब कि अगर अगर आपको अगर मतलब रिसर्च फील्ड में जाना ही है, तो फिर आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ चलो नहीं, ले लेनी चाहिए कोई भी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब तो बहुत सारे हो गए हैं, ऐप पे भी लोग पढ़ा रहे हैं, और हम्म। हम्म। अनअकैडमी तो है ही, वहाँ तो टीचर्स हैं ही बेस्ट। हम्म। तो वहां से भी मतलब कोई भी एक ले लेना चाहिए, जिससे कि मतलब आपका क्लियर हो जाए, आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि ये है कि आप सेल्फ तो कर रहे हो, लेकिन उसमें एक वो नहीं होता कि आप सेल्फ में कुछ भी कर लोगे कि ये टॉपिक चलो अच्छा, ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसे कर लेते हैं, उसे वो नहीं हो रहा तो वो कर लेते हैं। लेकिन हम्म। उसमें है सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से है कि ये पढ़ाया जाए, हम्म। फिर ये टॉपिक पढ़ाया जाए, तो ये है। तो हाँ, एक सही ये बात। सजेशन देना चाहूंगा कि जो अभी करना चाह रहे हैं, जिनको मतलब ये है कि हाँ फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है, तो उनको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में रह जाता है कि टाइम भी इतना दे रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और हो नहीं, भी नहीं, नहीं रहा, सही या है, टू सही या बात। 5 मार्क्स से रह जा रहा है तो। सही कह रहे हो। तो ये तो सही बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रिजेश ने बोली भाई, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया ना, वही ये चीज बता सकता है।
कि वो जो 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद जो क्वालिफाई होता है, फिर ये फील होता है यार वो टाइम निकल गया। अगर उस टाइम पहले हो गया होता, लाइक 1-2 साल पहले, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, है ना। तो ये तो चलो ठीक है यार ब्रिजेश, ये तो होती तुम्हारा लाइक ऑल बैकग्राउंड, लाइक कैसे तुमने प्रिपेयर किया और वो सारी चीज। अच्छा हाँ, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि CSIR नेट के बारे में तुमको MSc में ही पता चला था, वहीं उसी टाइम पे तुम्हारे ध्यान में आया था कि एम, CSIR नेट वगैरह? हाँ, MSc फोर्थ सेमेस्टर में जब एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, तो वहाँ जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे हैं, उनका MSc करते करते नेट क्लियर हुआ है। तो हम सोचते थे कि MSc करके समय नेट क्लियर हो नहीं सकता है, आपको कोचिंग लेनी, मतलब कोचिंग लेनी है। कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होने चाहिए, या फिर आप IIT से मास्टर्स कर रहे हो या हाँ दिल्ली हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तभी आप नेट कर सकते हो। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी से हो तो आपको फिर नेट हो नहीं सकता था, इसलिए हम हमारा इंटरेस्ट ही नहीं गया था, जितने भी हमारे मतलब ये बैच के चीज, ये बच्चे थे। बहुत कॉमन सी चीज है नॉर्थ साइड में, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ परसेप्शन यही होता है कि कोचिंग करनी है, MSc करेंगे पहले, फिर कोचिंग करेंगे, फिर नेट निकलेगा। हाँ बट हाँ। ये जरूरी अब नहीं रहा, क्योंकि अब उतना प्लेटफॉर्म मिल गया ऑनलाइन, अब आप MSc के साथ ही साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, है हम्म। ना। तो ये सारी चीजें अब अच्छी हो गई हैं। ओके, ठीक है ब्रिजेश, इसके बाद मुझे ये बताओ तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, जो एग्जाम तुमने इस बार जो दिया, जो क्वालिफाई किया और जो पहले किया था। पहले तो मुझे स्ट्रैटेजी बताओ कि इस बार क्या है, और क्या नए चेंजेस तुमने किए इस बार, जो कि तुम्हें लगा कि हाँ इसने हेल्प किया तुम्हें क्वालिफाई करने में। सर पहले ये होता था कि मैं कोई भी रैंडम टॉपिक्स पढ़ता था, मतलब जैसे जो मेरे को इजी लगते थे वो टॉपिक करता हम्म था, क्योंकि सेल्फ हम्म। प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये अब डाउट्स वगैरह हैं तो क्लासेस नहीं हो रही है तो कहाँ क्लियर होंगे, कहीं नहीं हो सकते, तो यूट्यूब पे अगर वो डाउट्स क्लियर हो मिल जाते थे तो हो जाते थे, नहीं तो फिर हाँ हाँ। दूसरा टॉपिक्स करने लगता था। हम्म। लेकिन अब जो फिलहाल ये इस जो लॉकडाउन के पीरियड में जून से आई थिंक अगस्त अगस्त से अन अकेडमी ने स्टार्ट किया था कि मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगातार हाँ कुछ वीक तक चले हाँ, थे, मॉक तो टेस्ट उसमें लगातार मैंने थे। लगातार चले थे, तो उसमें मैंने एनरोल कर लिया। तो ये है कि हाँ एक सिस्टम बन गया कि अब मॉक टेस्ट देना है तो पहले पूरा वीक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके वीक के एंड में आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस बार हम्म। ये स्ट्रेटेजी थी। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने ऐड किए, जैसे क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने KL कपूर की बुक से मतलब जितने न्यूमेरिकल थे वो मैक्सिमम उनको प्रिपेयर किया। और जैसे कि उनका एक मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या थर्मोडायनेमिक्स है, तो उनके 6 या 7 पेज के एक मतलब शीट बना ली, तो जब मैं उनके PYQs करता था तो उस फॉर्मूले उनके लिखे होते थे। तो हम्म। जैसे PYQ की है तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूले, क्योंकि अब नोट्स आपके बने हुए हैं तो उसमें पूरा पहले आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसमें से छोड़ के फिर अपना जाएंगे, तो टाइम लगता था, क्योंकि टाइम है नहीं मेरे पास उतना, तो मैं उनको सही बात। सामने ही रख लेता था, उसी से किए मैंने। और मतलब ये है कि PYQs नेट और गेट के, सिर्फ नेट और गेट के मैंने उनको 3 या 4 टाइम्स कर दिया। तो अच्छा। उससे ये रहा कि हाँ पैटर्न मतलब क्लियर हो गया कि हाँ इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और एग्जाम में भी अगर माइंड उसमें सिमिलर वो हो क्वेश्चन आया जाए तो मतलब वो आता है, स्ट्राइक करता है कि अच्छा ये हाँ तो किया हुआ स्ट्राइक, हाँ है अच्छा ना। ये था किया हुआ था हाँ। हम्म। तो अब तो ब्रिजेश सब याद हो गए होंगे यार तुम्हें ऑप्शन, अगर मैं कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूं तो तुम्हें ऑप्शन हाँ याद तो होगा कि इसका ऑप्शन क्या है ना। हाँ वो सोनू सर ने भी इसका बताया था कि तुम मतलब कुछ कई करते करते ही ऐसा हो जाता है कि हाँ, जैसे मतलब GK के क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ कुतुब मीनार कहाँ है, तो तुरंत दिल्ली स्ट्राइक करेगा दिमाग में, तो हाँ हाँ ऐसे ही हाँ ये हाँ। क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करता है कि ये दिसंबर इतने का क्वेश्चन है, ये जून उतने का क्वेश्चन है। सही बात है। तो वाकई मेहनत करने पे ही चीजें मिलती हैं, राइट। इतनी मेहनत जो तुमने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट जो दिया, और इसको जो सीरियसली लेकर के जो तुमने लास्ट टाइम जो दिया, इसी का नतीजा है जो तुमने वो जो गैप था उसको पार किया, है ना। ये देखो मेरे पास अभी रिजल्ट के बाद ना बहुत सारे मैसेजेस आए बच्चों के कि सर ऐसा ऐसा मेरी सिचुएशन है। बहुत से बच्चे इसी सिचुएशन में जिसमें तुम थे, कि जिन्होंने 3 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट भी दिया है, और उसके बाद वो लोग, उनसे हो नहीं रहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो बच्चे की, लाइक 81 मार्क्स आए इस बार या 79 मार्क्स आए, उनका वही 8-9 नंबर या 4-5 मार्क्स से रह जा रहा है। तो उनको तुम क्या सजेस्ट करोगे, तुम अपना एक पर्सनल सजेशन जो उनको देना चाहो, जो बिल्कुल कुछ मार्क्स से रह जा रहे उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो एक मतलब दो या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ उनके टॉपिक्स मतलब कम रह जाते हो, या हैं। एग्जाम के टाइम में कुछ क्वेश्चंस उन्हें आते भी हो, या उस टाइम पैनिक कर जाते हो, वो 3 आवर्स जो प्रॉपर होते हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे इस बार मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, एंट्रोपी का क्वेश्चन था,
उसमें मोलर एंट्रोपी निकालनी थी, मैंने एंट्रोपी निकाल के उसको डिवाइड करके 0 लिख दिया आंसर। हाँ तो हाँ घर हाँ, आके वो देखा बहुतों तो ने गलत किया इस बार, बहुतों ने गलत किया। हाँ, तो ये होता है कि अगर एक मतलब वहां पे टाइम यूटिलाइज अगर नहीं कर पाए या ब्रेन पैनिक हो गए तो जो हम्म क्वेश्चन आता हुआ रहता है वो भी गलत हो जाता है। तो मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग 10 या 12 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग अगर ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 4 मार्क का गया तो मतलब 5 मार्क्स आपके गए। 5 मार्क्स गए, सही बात है। तो 2 या 3 अगर ऐसे ही 4 मार्क्स गलत हो गए और एक दो उसमें 2 मार्क्स वाले में, तो फिर वही 10 या 12 मार्क्स से फिर बाद में रह जाता है कसक कि हाँ चलो ये क्वेश्चन वही डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो एक एग्जाम टाइम्स में ये है कि अगर उसको हमने प्रैक्टिस किया है और एग्जाम टाइम में जो है 3 आवर जो है वो प्रॉपर वो कूल एंड काम रह के मतलब हम्म क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करके फिर उसको करें। और लास्ट में या अगर अब टाइम तो वैसे बचता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बचे तो उसको जो हमने लिखा है उसको एक बार चेक कर ले पढ़ के कि हाँ हमारा जो ये हमने क्या है मार्क वही क्वेश्चंस उसमें भी हमने ऑप्शन में चूज किया है या नहीं। और ये दूसरा तुम्हें ये है उस कि एंट्रोपी वाले क्वेश्चन से एक्सपीरियंस आया है ना, कि दोबारा चेक करना जरूरी हो गया हाँ सर उसको मैंने 0 लगा के फिर उसको दोबारा चेक किया ही नहीं। है। एप्टीट्यूड में लगा रहा और वो घर आके देखा तो गलत 0। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने मतलब किसी ने कॉन्सेप्ट किए हैं तो वही आपने जो बैकअप प्लान बताया था कि आप 6 या 7 टॉपिक्स मिनिमम ले ले कोई से भी, जिनसे मतलब पेपर को एनालाइज करके कि जिनसे प्रॉपर मतलब आने ही है क्वेश्चन, उनको हम्म अगर ठीक से करके जाएं तो फिर मतलब ये है कि हाँ वो जो 10 या 12 मार्क्स का जो गैप हो रहा है बीच में जिससे हम्म, कट ऑफ मिस हो रही है वो कवर कर लेंगे। ये वो दो कवर कर मतलब लेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी ही रही है, मैं मतलब बहुत उनको सही, सजेस्ट करना चाहूंगा ये वाला। बहुत अच्छे। तो ब्रिजेश, जैसे तुमने बताया इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्ट्रेंथ रही है तो तुम्हारी, तो उसके लिए बुक कौन सी सजेस्ट करोगे तुम? लाइक इनऑर्गेनिक के लिए कौन कौन सी बुक तुमने पढ़ी? इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन के लिए अजय कुमार की बेस्ट है, और उसकी ऑर्गेनोमेटिक्स के लिए बीडी गुप्ता की। बीडी गुप्ता और की। अगर किसी ने पीएसपी कर ली हो फिजिकल के हम्म लिए तो फिर वो केएल कपूर के लिए जा सकता है, क्योंकि केएल कपूर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे भी हम्म अब ये है कि हम दो मतलब इस बार दे के मुझे पेपर या इस बार और दिसंबर वाला भी हम्म दे के मुझे ये एनालाइज किया मैंने कि मतलब अब हम जैसे पहले था कि एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले फिजिकल पूरा करना है तो उसे ले लिया, हम्म फिर उसी के भरोसे नेट क्लियर करना चाहे तो हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि एक पोर्शन कोई सा भी लास्ट टाइम जून 2019 में फिजिकल टफ आ गया था, इस बार इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा टफ आ गया था। तो अब आपके हम्म पास एक बैकअप होना चाहिए, या तो तीनों आपने प्रॉपर किया हुआ हो और हम्म एक कोई स्ट्रेंथ हो, क्योंकि फिर एग्जाम रूम में जाके हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक तो टफ है और इनऑर्गेनिक करके गए हैं हम। हम्म। तो वहां तो तुम फिर फंस वहां गए पे थे। अब वहां हाँ, फंस गए। अब क्या करोगे, फिर तो तुम्हारा पूरा 3 आवर बेकार चलेगा कि अब पूरा फिर 6 महीना दोबारा लगना पड़ेगा तैयारी करने सही के लिए। बात। हम्म। तो ये है कि एक बैकअप में कि हाँ इनऑर्गेनिक अब अगर हमारा डिफिकल्ट चला जाता है या डिफिकल्ट उसका आता है पेपर, तो फिर हम कुछ क्योंकि टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं तो फिर ऑर्गेनिक से 4-5 ऑर्गेनिक में मैनेज कर ले और 4-5 फिजिकल में मैनेज कर ले, या अगर हम्म। फिजिकल बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो 4-5 ऑर्गेनिक के मैनेज कर ले और 4-5 क्वेश्चन इधर से मतलब उसका बैकअप जो है वो इन दोनों से कवर कर ले तो हो सकता है। कि तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बंदा है जो एक्सपीरियंस्ड है वाकई में, जिसने एक्सपीरियंस से एक जर्नी की है और वो उसके हिसाब से बता रहा है। लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुमने बताई अभी तक। और हाँ, बुक्स का मैंने तुमसे ऑलरेडी पूछ लिया कि बुक्स कौन सी थी। और और कुछ तुम शेयर करना चाहोगे कि लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए, लाइक लर्नर्स को लास्ट के लेट से 1 महीने में क्या करें लर्नर की वो एक फ्लो बना रहे पढ़ाई का? क्योंकि एक टाइम से पढ़ते पढ़ते ना वो लास्ट के 1 मंथ में समझ नहीं आता कि क्या करें, टेस्ट सीरीज लगाएं या फिर कंसेप्ट पढ़ें या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें या फिर पीवाईक्यू करें। तो लास्ट के 1 मंथ में क्या करना चाहिए? वो ये कहना चाहूंगा मैं कि कंसेप्ट तो हमें पहले से ही पढ़ लेने चाहिए, जो जैसे अब हम जून 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें फरवरी या मार्च तक हमारे कंसेप्ट मतलब पूरे जो भी करना है वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि जो हम्म कंसेप्ट फिर हम मई में या अप्रैल में पढ़ेंगे तो फिर वो उसमें जाके फिर एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि फिर रिवाइज करने का मौका नहीं मिल पाता ना। 20 डेज या 21 डेज बाद अगर हम उसे रिवाइज करें तभी वो माइंड में फिट होगा। तो फिर हम्म वहां पे अब बाद में जाके हम रिवाइज करेंगे या फिर क्वेश्चंस करेंगे या टेस्ट सीरीज देंगे, तो ये है। हम्म तो कंसेप्ट हमें मतलब अप्रैल तक क्लियर कर लेने चाहिए जितना भी पढ़ना है, उसके बाद हमें डायरेक्ट पहले तो सारे हमें पीवाईक्यू कर लेने चाहिए,
उसके बाद पीवाईक्यू 1 या 2 बार जब हम कर लें, बुक के क्वेश्चन भी हो जाए, उसके बाद हमें फिर टेस्ट सीरीज जो भी हमें प्रोवाइड होती है, अगर वो देना चाहता है कोई पर्सन एग्जाम एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वो दे सकता है फिर, जो भी उसका मन करे। लेकिन ये है कि हाँ, लास्ट के 1 मंथ में न्यू कंसेप्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर उसको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता है और टाइम जाता है वो अलग। क्योंकि जिस टाइम पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसको हम रिवाइज भी नहीं करेंगे, और एग्जाम में फिर कहेंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा था लेकिन अब रिवाइज नहीं किया, इसलिए हमसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं। तो ये दिक्कत आ जाती है सर। ओके ओके ब्रिजेश, इतनी सारी चीजें तुमने बताई। आई होप कि जो भी लर्नर इस वीडियो को देखेंगे उनको हेल्पफुल होगा और वो मीन्स फॉलो करेंगे इस चीजों को। तो एक एक्सपीरियंस बंदा है जो रिसेंटली जिसने क्वालिफाई किया, वो अभी के ट्रेंड से बिल्कुल वाकिफ है, अभी क्वालिफाई किया है, तो वो उस तुम्हारी बातें ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी। लाइक मैंने तो बहुत काफी साल हो गए, तो उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई। तो इसीलिए ये वीडियोज ये जो मैं बना रहा हूँ, इसका यही रीजन है कि जो अभी बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया, उनका क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या बताना चाहते हैं। बिकॉज चीजें चेंज होती हैं टाइम के साथ, है ना, हमें अपडेट रहना चाहिए हर चीज को लेके। ओके ब्रिजेश, फॉर फ्यूचर के लिए तुमने क्या सोचा है अपने लिए? तुम आगे क्या करोगे? अभी तो हो गया जेआरएफ, अब आगे क्या करना अभी सर मेरा जब जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, जून या जुलाई में बीएड, तो फिर मैं पीएचडी के लिए एनरोल करूंगा, रिसर्च में है? जाऊंगा। और मेरा मेन अब है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हम्म। उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। तो पीएचडी तो करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना, क्योंकि अब हम्म। तो कंपलसरी कर दिया है। तो पीएचडी ऐसी जगह से करना जहां से तुम्हारे पास नॉलेज भी हो, तो ये हो जाएगा ना। जैसे ऐसा मत सोचना कि मैं पार्ट टाइम कर लूं, ठीक है। तो वहां से जब तुम आईआईटी दिल्ली या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे ना, तो तुम चीजें सीखोगे और आगे अगर तुम्हारा मन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, तुम्हारी प्रमोशन होगी, तुम प्रोफेसर बनोगे, जब तुम्हारे अंडर में बच्चे आएंगे तो तुम उन्हें सिखा पाओगे कि ये ऐसे रिसर्च होती है कि नहीं। तो अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो लोग कर लेते हैं कि चलो ठीक है पार्ट टाइम कर लिया, पीएचडी या कहीं ऐसे कि एनरोल कर लिया सिर्फ और पीएचडी डिग्री मिल गई। बट अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारे पास स्कोप आगे फ्यूचर काफी अच्छा होगा। मीन्स तुम अपने एक्सपोजर सर। बुढ़ापे हाँ तक हाँ। मस्त कमा रहे होगे। ओके। और ब्रजेश से कोई एक मैसेज लास्ट में तुम देना चाहो लर्नर्स को, जो भी बाकी लर्नर्स है? तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही, बट जस्ट शॉर्ट में कुछ चीजें जो तुम लास्ट में उनको बताना चाहो। शॉर्ट में ये कहूंगा कि सर जो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, वो जो मैंने जो गलतियां की वो ना करें। और ये है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सके उतनी ज्यादा कर ले, मतलब एक तरीके से कहें कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कर ले कॉन्सेप्ट्स की, ताकि एग्जाम में जो पैनिक होते हैं, फिर भी पैनिक होने पे भी मतलब जो क्वेश्चन हो वो सही हो जाए। सही है, और ये सही है है। जो फिजिकल के लिए करना चाहता है, जो जिसकी फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, तो उसको फिजिकल में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां ये है कि हाँ आंसर प्रॉपर मिल जाते हैं। हम्म। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म करो और लास्ट में आपको स्टीरियो गलत हो गई तो गया क्वेश्चन। या लेकिन सही फिजिकल बात। में यह है कि आपने आपका फॉर्मूला सही लगा है और आपने कैलकुलेशन सही किया, तो आंसर आपका सामने ही रखा, आप उस पर टिक करके आपका 4 मार्क करेक्ट हो जाएंगे। तो यही टिप्स है मेरी लास्ट में। ओके, ठीक है ब्रिजेश, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ब्रिजेश से मैं सुबह से आई वाज कांटेक्टिंग हिम एंड ही वाज वेरी नाइस कि लास्ट में उसने एंड मोमेंट पे हमने टाइम डिसाइड किया ना, अभी 1-2 घंटे पहले हमने डिसाइड किया टाइम। तो यस सर। थैंक यू सो मच आने के लिए और हमसे बात करने के लिए यहाँ पर। और ओके सर। ब्रिजेश बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। इसने मुझे इन इन स्पाइट ऑफ ये सारी चीजें जो है जो भी इसने एग्जाम क्वालिफाई किया और जो भी अपनी पूरी जर्नी, इसके अलावा ब्रिजेश ने मेरे लिए एक गाना भी लिखा था, राइट ब्रिजेश? तो यस सर। अगर तुम चाहोगे तो ही मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज आई वोंट शेयर दैट। बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज रियली ओवरवेल्ड। मुझे मैं आई जस्ट वांट टू थैंक यू पर्सनली अभी, क्योंकि हम सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच वो मेरे लिए डेडिकेट करने के लिए, और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे लिए तो ये सर बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके लिए गाना लिखा मैंने। अरे नहीं यार, ठीक है ब्रिजेश, थैंक यू सो मच। और कुछ अगर कुछ कहना चाहते हो तुम, कुछ भी चीज अपनी तरफ से, किसी को थैंक्स करना है, किसी को स्पेशली मेंशन करना है, उसके लिए तुम कर सकते सर हो। मैं रविकांत सर को अपने थैंक्स करना चाहूंगा कि जो मतलब ये मेरा 2 साल का पीरियड है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हम्म। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बीच में कि हाँ चलो नेट छोड़ देते हैं, फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हैं, तो लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, सपोर्ट किया कि नहीं तुम लगे रहो, चलो दो तुम कर रहे हो साइड में वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी लगे रहो, क्योंकि तुम हम्म।
तुम्हारा हो जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने बताया कि बुढ़ापे तक कमाओगे, तो वैसा ही हाँ। उन्होंने भी बताया मुझे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन बेस्ट है, तो आप इसमें ही लगे रहो, बाकी अपना जो साइड में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हम्म। भी आप मतलब कंटिन्यू करो। तो मैं उनको, रविकांत सर को थैंक्स करना चाहूंगा। ओके, तो रविकांत सर, थैंक यू सो मच ब्रिजेश की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, क्योंकि आपने ब्रिजेश को मोटिवेट किया और आज ब्रिजेश ने क्वालिफाई किया है और हम लोग के साथ बैठ के अपनी सारी जर्नी शेयर कर रहा है।